हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। और इसी के साथ ही है जो सेल ऑफ गुड्स के साथ क्या होती है, कंडीशन एंड वारंटी, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप सभी को पता है कि जब सेलर बायर को सामान बेचता है तो उसके साथ बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है, बोलता है या लिखता है कि इस चीज़ में ये है, इस चीज़ में ये है, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि वो सिर्फ उसको इम्प्रेस करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी मेन पार्ट होती हैं, जो वो बोल रहा होता है ना। तो काफ़ी सारी स्टेटमेंट है, उसमें से कुछ स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशन होती हैं, कुछ स्टेटमेंट क्या होती है, वारंटी होती हैं। यदि वो कंडीशन है, ठीक है, और जो सेलर बोल रहा है तो, और कुछ जो बोल रहा है वो कौन सी होती है, वारंटी होती है। ठीक है, टोटल आपको पता चल गया। कुछ ऐसे बोलता है जो सिर्फ क्या होता है, इंप्रेस करना होता है, वो नहीं है टॉपिक इसमें आते। 3 टॉपिक होते हैं ना, बहुत सारा कुछ बोलता है कौन, सेलर बायर को। ठीक है, कि मेरी चीज़ में ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है कि बहुत मेन पार्ट है, कुछ होती है कि चलो छोटी सी बात है, कोई होती है कि वैसे ही उसको इम्प्रेस करने के लिए बोलता है। ठीक है, जो चीज़ें इम्प्रेस करने के लिए बोलता है वो सेल ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं माना जाता है। उसके बेस पर वो उसको क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें होती है जो मेन पार्ट ऑफ द होती है, मेन, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जो मेन नहीं होती पर इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वारंटी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे यही कहने का मतलब है, जब सेलर बायर को सामान बेचता है तो बहुत 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 ज़्यादा स्टेटमेंट्स देता है। जो स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं। कुछ स्टेटमेंट होती है जो हल्की सी होती है, मतलब कि होती तो पार्ट ही है लेकिन इतनी वेटेज वाली चीज़ नहीं होती, कम वेटेज वाली चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वारंटी कहते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो पार्ट नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बस इम्प्रेस मतलब कि उसको करने के लिए दी जाती है, तो वो इसके अंदर नहीं आती हैं। तीसरा पार्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंडीशन एंड वारंटी मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। पहले जैसा कि यहाँ पर बुक में भी दिए हुए हैं कि एक लेडी ने सलून खोला, ठीक है, और उसने ब्यूटी पार्लर खोला। उसने कहा कि मेरे साल का पैकेज है, ठीक है, और साल के 10,000 रुपये लगेंगे। और उसने ये भी स्टेटमेंट्स दी थी उसमें आप क्या क्या करवा सकते हो। ठीक है, तो उसमें 10,000 का पैकेज है, तो उसने कहा कि 50% आपको एडवांस में देना पड़ेगा, 50% आपको बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आपको बैट भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसने बता दी। ठीक है, तो इसने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी, इस एग्जाम्पल ने उसने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। कुछ स्टेटमेंट ये सारी क्या, इन सारी स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे, जो ब्यूटी पार्लर ने काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन की है। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ है कम इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने कहा ये साल का पैकेज है, टाइम लिमिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो साल का एक दिन बीत गया तो ये बोली उसको पैकेज में ये चीज़ें उसके बाद वो नहीं ले सकता। और उसने साथ में ये कहा 50% एडवांस, ये भी मेन है, तो ये क्या होगी, कंडीशंस होगी। कुछ बोला उसने, कुछ चीज़ें उसने बोली और भी बोली, वो क्या होगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वारंटी। लेकिन वो दोनों ही किसका पार्ट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कंडीशन किसे कहते हैं, वारंटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी डिटेल में करते हैं। ऑल द स्टेटमेंट विच आर गिवन बाय सेलर, ऑल द स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट कौन देता है, बोलता है ना, ये है, ये है, ये है, जो भी कुछ बोलता है, बेचने वाला बोलता है ना, गिवन बाय सेलर आर एक्चुअली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन। उसको हम क्या कहते हैं, वो अपनी चीज़ का क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन दैट कम टर्म ऑफ द एग्रीमेंट और कॉल्ड स्टिपुलेशन। जितनी भी रिप्रेजेंटेशन, जितना कुछ भी बोलता है, जो भी बोलता है, कौन बोलता है, सेलर बोलता है, वो एग्रीमेंट का पार्ट बन जाता है। एग्रीमेंट में होता है ना कि ये बोला, ये बोला, ये बोला, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टिपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिपुलेशन कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, स्टिपुलेशन भी कह सकते हैं। सम ऑफ द स्टिपुलेशन को आगे 2 पार्टों में बांट दिया है। सम ऑफ द स्टिपुलेशन शैल बी वेरी एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कुछ स्टेटमेंट होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टिपुलेशन, उसको कहते हैं एज टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज कंडीशन। जो मेन होती हैं, जो जिसके बगैर तो वो काम चले नहीं। जैसे मैंने आपके सामने सलून का लिया भी, जिसमें मेन था कि साल का पैकेज और 50% आपको एडवांस में देने का, मेन है उसके कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरी एसेंशियल कंडीशंस थी वो, उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं। और बहुत सी स्टिपुलेशन है, जो बहुत सी रिप्रेजेंटेशन है जो मेन पर्पज़ को कोलैटरल कर रही है, कोलैटरल टू मेन पर्पज़, मतलब कि साथ दे रही है मेन पर्पज़ को ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वारंटी, उसको हम क्या कहते हैं, वारंटी कहते हैं। तो आपको समझ गए, टोटल स्टेटमेंट गिवन बाय द सेलर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन या इट इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। उसको 2 भागों में बांटा गया है, जो तो मेन पार्ट है
तो ये सारी स्टेटमेंट का जो मेन स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन। जो थोड़ी सी कम वेटेज वाली है उनको हम क्या कहते हैं, वारंटी कहते हैं। इस ढंग से आप समझ लीजिए, तो आपको पता चल गया कंडीशन किसे कहते हैं और वारंटी किसे कहते हैं। All the statement made by seller with reference to goods to convince the buyer to buy the goods। क्यों वो देता है कि बायर उससे क्या कर ले, गुड्स खरीद ले। सच रिप्रेजेंटेशन बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मे नोट। बहुत सारी स्टेटमेंट देता है सेलर की, वो उसकी चीज़ें खरीद ले इंप्रेस करने ले। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती हैं। ये देखो मैंने दो चीज़ें बोले, पार्ट होती है नहीं होती हैं। जो नहीं होती है वो उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। जो पार्ट नहीं होती हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती हैं, कल वो चीज़ें नहीं फुलफिल करता है सेलर। जैसे उसने कुछ बोला लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है और सेलर कल वो उस चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है, तो बायर इस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को ना तो ख़त्म कर सकता है ना ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है उसके लिए वो बायर क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो पार्ट है, दो चीज़ें हैं। जो जितनी भी स्टेटमेंट है उसकी तीन चीज़ें थी। जो तो पार्ट मे नोट, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है उसके लिए तो वो कल फ्यूचर में बाहर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। इतना बात समझ गए। और जो पार्ट है उनको दो भागों में बांटा गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो दो भागों में बांटा गया, जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ होंगी कंडीशन होगी, कुछ होंगी वारंटी होगी। ठीक है, कुछ स्टिपुलेशन द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पज है वो क्या होंगी, कंडीशन होंगी। कुछ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज, जो सपोर्ट कर रही है मेन पर्पज को, उसको हम क्या कहेंगे, वारंटी कहेंगे। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है वो सेक्शन 12(2) के अंदर आती हैं, सेक्शन 12(2) के अंदर आती हैं। जो कोलैटरल टू, जो मेन पर्पज को सपोर्ट करती हैं बातें, जो रिप्रेजेंटेशन मेन चीज़ को सपोर्ट करती है, वो कौन से सेक्शन के अंडर आती हैं, सेक्शन 12(3) के अंदर आती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। कंडीशन क्या होती है, मतलब कि सेलर बायर के आगे बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन करता है, बहुत स्टिपुलेशन करता है। उसके कुछ पार्ट क्या होते हैं, मेन होते हैं, उनको कंडीशन कहते हैं। जो थोड़ी सी कम वेटेज वाली चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं वारंटी कहते हैं। ये सेक्शन 12(2) में है, सेक्शन 12(3) में है। ठीक है, यदि उसका नाम क्या है, सेलर जो 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 उसने कहा उसको तोड़ देता है, ब्रीच कर देता है, उसको वो अवे नहीं करता, मतलब कि उसको फुलफिल नहीं करता। ठीक है, यदि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है कौन, सेलर, तो ब्रीच ऑफ द कंडीशन कर देता है। तो उसका मतलब सामने वाली पार्टी, सामने वाले बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। देखो मेन चीज़ें, यदि वो फुलफिल नहीं करता सेलर, तो यदि कंडीशनें फुलफिल नहीं होती हैं, है ना, कंडीशन फुलफिल नहीं करता सेलर, तो वो क्या कर सकता है, बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और यदि इन केस ऑफ वारंटी क्योंकि सपोर्ट टू द मेन कंडीशन, और यदि वो ब्रीच करता है, यदि सेलर वो वाली रिप्रेजेंटेशन को नहीं पूरा करता है, ठीक है, जो कोलैटरल टू मेन पर्पज थी, उसके लिए वो कैंसिल नहीं कर सकता। ये देख लो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने कह रही हूँ। उस केस में बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सिर्फ उसके लिए क्लेम फॉर डैमेजेस क्या कर सकता है, अपनी डैमेजेस, यदि उसको कोई भी नुकसान हुआ है वो उसके लिए भरपाई के लिए कह सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अभी तक आपने क्या सीखा, टोटली जितने भी रिप्रेजेंटेशन की जाती है सेलर के द्वारा, वो उसका कुछ पार्ट होती है, वो ऐसी ही होती है, मे नोट, है ना। कुछ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं, उसमें भी क्या है, दो पार्ट होते हैं। जो मेन होती हैं उसको हम कंडीशन कहते हैं, जो कोलैटरल टू मेन पार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, वारंटी कहते हैं। कंडीशन कौन से सेक्शन के अंदर है, कंडीशन 12(2) के अंदर है, 12(3) के अंदर है। यदि सेलर की बात कर रही हूँ, अपनी बातों से मुकर जाता है, यदि वो कंडीशन वाली बातों से मुकरता है, तो सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। यदि वो वारंटी वाली बातों से मुकर जाता है, तो वो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करती है, बल्कि अपने डैमेजेस के लिए क्या करती है, क्लेम करती है, मतलब कि जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए वो भरपाई के लिए कहती है। मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। कंडीशन और वारंटी मेनली यही होती है। कंडीशन जो होती है वो वाइडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, एज वारंटी है उसके कंपेयर में छोटे टर्म है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो उससे कम है। ठीक है, और जो बायर है, जो खरीदने वाला है, कंडीशन को वारंटी मान सकता है, क्योंकि बड़ी चीज़ को छोटी मान सकता है। ठीक है, कि मेन चीज़ थी, बायर के पास ऑप्शन है, वो कंडीशन को क्या मान सकता है, वारंटी मान सकता है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 13(1) के अंडर। लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि तुमने ये मेन था। ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ बड़ी थोड़ी बन सकती है, तो वारंटी को कंडीशन नहीं माना जा सकता, कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1). ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं यदि अंडर सेक्शन 13(1)? हाँ जी। क्या वारंटी को कंडीशन मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। तो ये वाली बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है,
अच्छा, बेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ब्रंटी, मैंने आपको अभी बोला सेक्शन 13(1) के अंडर कंडीशन को ब्रंटी मान सकते हैं। किस केस में मान सकते हैं, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। बेन द बायर वेव ऑफ हिज राइट, जब बायर की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये बायर पर डिपेंड करता है कि वो कंडीशन को क्या मान ले, ब्रंटी मान ले, क्योंकि केस तो उसी ने करना ना। कंडीशन और ब्रंटी मानने का मतलब क्या हुआ कि सेलर ने अपनी बात नहीं, कंडीशन पूरी नहीं की तो उसको ब्रंटी मान लेता, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं, डैमेजेस के लिए, रिकवरी के लिए कह दिया। क्योंकि यदि कंडीशन को तोड़ता है सेलर तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार है, वो मान लेते हैं। बेवोव अपने राइट को क्या कर देता है, बेवोव का मतलब क्या है, जो बायर के पास राइट था ना वो अपन उसको खत्म कर देता है, कोई बात नहीं, कहते थे ना कोई बात नहीं, यदि तूने कंडीशन तोड़ दी तो उस केस में कंडीशन को ब्रंटी मान सकता है। ठीक है, किस केस में, वेयर ही कंप्लीटली एक्सक्यूज द ब्रीच, है ना। और दूसरा है ही वेव्स इज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये वाला कर सकता है। ठीक है, आप समझ गए इतना। दूसरा है बेन द बायर एक्सेप्ट गुड्स नॉन सेवरेबल, ऐसा है कि जब बायर ने बहुत सारी गुड्स खरीद रहा है सेलर से, कुछ पार्ट थी जो जिसमें डिफेक्ट किया है, कंडीशन में डिफेक्ट कर दिया है, बाकी तो ठीक थे, तो वो सारी एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है मतलब कि उसको कंडीशन को ब्रंटी मान के एक्सेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(2). ठीक है, आप समझ गए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 13(3), कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो ऐसी सेलर ने रिप्रेजेंटेशन की होती है जो अब आज के टाइम में उसको पूरा करना क्या है, इम्पॉसिबल हो गया, पूरा करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है। तो इस केस में ठीक है, द बायर इज डीम टू बी है वेव ऑफ इज द कंडीशन। ठीक है, उस समय भी वो कंडीशन को क्या कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए कंडीशन किसे कहते हैं, मेनली ब्रंटी किसे कहते हैं, और कंडीशन को सेक्शन 13(1) के अंडर ब्रंटी मान सकते हैं, लेकिन ब्रंटी को कभी भी कंडीशन नहीं मान सकते हैं। यदि कंडीशन को ब्रंटी मानना है तो ये किस पर डिपेंड करता है, बायर पर डिपेंड करता है, क्योंकि बायर ने ही केस करना होता है ना, यदि उसके साथ गलत होता है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11। पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, टाइम इज इम्पोर्टेंट। देखो टाइम भी क्या है, यदि वो बोल रहे हैं ना, जितनी भी कंडीशन सेलर बोल रहा है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या माने, कंडीशन माने कि ब्रंटी माने। मैंने आपको बोला ना मेन चीज़ क्या होती है, कंडीशन, और जो ब्रंटी होती है स्पोर्ट टू द कंडीशन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो कंडीशन, जो टाइम होता है ना, हमारे टाइम का मतलब क्या हुआ कि सेलर ने बायर को किस टाइम चीज़ देनी है, ठीक है, किस टाइम बेचनी है, ठीक है, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो टाइम कहते हैं कि इसको कंडीशन में यदि वो टाइम पर नहीं देता है, यदि वो सेलर बायर को टाइम पर नहीं देता तो क्या उसको क्या माना जाए, कंडीशन माना जाए कि ब्रंटी माना जाए। मतलब कि वो अपनी जैसे ना डिलीवरी करनी है सुबह 1 बजे, वो 1 बजे की जगह 2 बजे कर देता है, तो उसने अपना काम पूरा नहीं किया ना, परफॉर्मेंस टाइम पर नहीं की, तो इसको कंडीशन माना जाए कि ब्रंटी माना जाए। तो अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन उसको ब्रंटी माना जाएगा, कंडीशन नहीं माना जाएगा। यदि कंडीशन मानते हैं तो कैंसिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था बायर, पर इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन वो कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, अपनी डैमेजेस के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो पहली बात तो यही होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन। लेकिन दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, यदि उसने कहा कि मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने बाई चांस मेरा पेपर ही है 9 बजे और मैंने उसने 9 बजे मुझे पेन दे देना, वो पेन नहीं देता है, जिसके कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उस केस में टाइम क्या है, कंडीशन है, ब्रंटी नहीं है। तो उस केस में टाइम क्या है, कंडीशन है, ब्रंटी नहीं है। ठीक है, यदि नॉर्मली कोई आपसे पूछे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए कि टाइम क्या कंडीशन है कि ब्रंटी है, टाइम ब्रंटी है। लेकिन यदि उसने बायर ने स्पेशली कहा है कि मुझे इतने बजे चाहिए, वो बायर पर डिपेंड करता है। बायर ने स्टार्टिंग में कह दिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका पार्ट है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में टाइम को कंडीशन माना जाएगा। ठीक है, यदि बायर कहता है तो। ठीक है, अब आप देखिए टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, टाइम कैन नॉट बी टेकन एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज नॉट मेन नहीं है अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, टाइम बिकम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात मैंने क्या कह दी, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कंडीशन नहीं मानते हैं, इसको ब्रंटी मानते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी बात मैंने क्या कही, टाइम बिकम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कंडीशन बन सकता है ओनली व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली मेड इट एज द इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि बायर कहता है कि नहीं टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है, तो उस केस में इसको क्या मानेंगे, कंडीशन माना जाएगा। ठीक है, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली ब्रंटी मानना है, नहीं तो उसको कंडीशन मानना है, यदि उसको स्पेशली मेंशन करता है कौन, बायर।
रूल्स फॉर स्टिपुलेशन एज टू टाइम, क्या रूल है टाइम से रिलेटेड? कहते हैं जनरल रूल क्या है, टाइम इज नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ द कंटेक्ट। टाइम को हम मेनली टॉपिक नहीं मानते हैं। यदि 1 बजे की 2 बजे भी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो वो इस बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, उसको लॉस हुआ है बायर को, तो उसके लिए डैमेजेस के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। मतलब कि टाइम को वो वारंटी मान सकता है, लेकिन वो कंडीशन नहीं मान सकता है। दूसरा क्या क्या, टाइम एक्सप्रेसली मेड एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि बायर पहले ही कह देता है कि नहीं जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेन पार्ट है, तो उसको कंडीशन माना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि कल मैरिज है, इतने बजे आप ये सामान भेज दो, और उस समय नहीं भेजा, अगले दिन भेज दिया, तो मेन पार्ट था ना, टाइम इंपॉर्टेंट था ना, तो इस केस में उसको कंडीशन माना जाता है। एक्सटेंडेड टाइम आल्सो इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आल्सो ये देखो, यदि बाई चांस होता है ना कि मैंने बोला कि 1 महीने तक आप डिलीवरी कर देना, बाद में मैं मान जाती हूँ, कोई बात नहीं, बायर मान जाता है, कोई बात नहीं, या 15 दिन लेट कर देना, ये मैंने बोल दिया ना 15 दिन लेट कर देना, तब यदि 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर भी सेलर सामान नहीं भेजता है, ठीक है, नहीं भेजता है, तो उस केस में टाइम इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उस केस में बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो इसका मतलब यदि टाइम एक्सटेंड कर दिया तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कंडीशन मान लेते हैं। यदि उसको तो बायर के पास अधिकार हो जाता है कि वो यदि वो उसको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, यदि सेलर उस एक्स्ट्रा टाइम में सप्लाई नहीं करता है, नहीं कर रहा है ना, तो उसको मेन पार्ट मानकर, उसको कंडीशन मानकर बायर क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेवर ऑफ द स्टिपुलेशन। वेयर द पार्टी इंटेंशनली वेव ऑफ ही स्टिपुलेशन एज ए टू टाइम, ही कैन नॉट लेटर नो। जैसे कि पार्टी ना बायर कहता है कि कोई बात नहीं, जो बायर ही कह देता है कोई बात नहीं, बेव मतलब कि बाय बाय कर दी कि कोई बात नहीं, मैं इसको मेन पार्ट नहीं मानता हूँ, तो बाद में नहीं कह सकता मैंने तो बोला था कि मैं ये तो मेन पार्ट था। ठीक है, तो यदि बेब एक बार ही कर दिया ना, एक बार ही मना कर दिया कोई बात नहीं, तो उसके बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है आप समझ गए, क्योंकि मतलब कि मेरे टोटली दोनों स्लाइड का कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 कि क्या इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 11 के ना, टाइम इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट ए कंडीशन, इट इज़ ए वारंटी। ठीक है, कंडीशन कब माना जाएगा, जब क्या कहेंगे, जब बायर स्पेशली मेंशन करता है तब इसको कंडीशन माना जाएगा। नॉर्मली इसको क्या मानते हैं, वारंटी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। यदि उसने कहा कि मेन पार्ट है, तब वो तो बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल के लिए कह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया है। और कंडीशन एंड वारंटी 2 टाइप की होती है, ये तो आपको पता ही है। पहले एक्सप्रेस कंडीशन भी होती है, वारंटी होती है। जैसे एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी मतलब जैसे सेलर बोल रहा है या लिख के दे रहा है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी होगी। कुछ होती है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन, ये बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेक्शन 14 to 17 में दिया हुआ है, जिसमें बोलता नहीं है लेकिन ये नेचुरली उसके सर्कमस्टांसिस ही ऐसी ऐसी सिचुएशन ही है, उनको क्या माना जाते हैं, नेचुरली है, उनको इम्प्लाइड कंडीशन माना जाता है, उनको इम्प्लाइड वारंटी माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंडीशन किसे कहते हैं, वारंटी किसे कहते हैं, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। और थैंक यू वेरी मच, आपने इसको थैंक यू वेरी मच, आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से सुन लेना है, पढ़ लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए भी, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।